अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वारिस शहजाद एंड यू आर वाचिंग WS स्टूडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल हिस्ट्री यूनिट 12 जो है उसका ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अयूब खान को। और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन लिस्ट को, और इसकी जो क्वेश्चन लिस्ट होगी इस आज के टॉपिक के अंदर उसमें कुछ 7 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, एक 14 मार्क्स को और कुछ जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो 7 मार्क्स के अंदर एक तो ये देखेंगे कि वाई अयूब खान जो है केम टू पावर, या मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान में क्यों अपोज हुआ। देन सेकंड क्वेश्चन जो होगा वाई वाज अयूब फोर्स टू रिज़ाइन इन 1969, या अनपॉपुलर क्यों हुआ। एंड 14 मार्क्स का जो अगर क्वेश्चन है तो उसकी बात करें तो उसमें हाउ सक्सेसफुल वर अयूब खान इकनॉमिक एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि इकनॉमिक एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हों, हम इसके अंदर जो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो इसके पूरे दौर के अंदर हुई हैं वो सारी करेंगे। पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सोशल और फॉरेन पॉलिसीज़ जो थी ये सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और 7 मार्क का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि व्हाई डिड इस्लामाबाद चूज़ एज न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो हु वाज फातिमा जिन्ना एंड हु वाज याह्या खान। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिट नंबर 12 के इस लास्ट पार्ट के अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें देखना ये है कि मिस्टर जिन्ना के बाद किस तरह से पाकिस्तान जो है वो स्टेबल हुआ, तो उस सीरीज़ का ही ये थर्ड पार्ट है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो लाजमी देखें। यूनिट नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ 4 मार्क्स क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई हुई है, एंड सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर हमने जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्कस किया, लियाकत अली ख़ान, दैन उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा और ग़ुलाम मोहम्मद, इनको हमने डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक जो है वो मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अयूब खान को, और सबसे पहली चीज़ ही ये डिस्कस करेंगे कि 7 मार्क का क्वेश्चन के अयूब खान जो है वो पावर में क्यों आया, या मार्शल लॉ 1958 का जो मार्शल लॉ है पाकिस्तान में वो क्यों अपोज जो है वो किया गया। तो उसके इम्पोज होने की जो सबसे बड़ी रीज़न है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डिफरेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डिले हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा डिले होता गया, और पाकिस्तान में कोई 9 ईयर्स से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं लगा। तो पाकिस्तान की जो आवाम थी दे वर फेड अप विद द पॉलिटिशियंस। तो आप एक पॉइंट जो है वो पॉलिटिशियंस को भी दे सकते हैं। देन आपने सेकंड जो पॉइंट है वो ये देना है कि पाकिस्तान में कोई इकनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल जो है किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स जो है उनके ऊपर कोई प्रॉपर काम नहीं किया गया। तो वो भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से मार्शल लॉ जो है वो लगा। तीसरी और थर्ड एंड लास्ट जो रीज़न वो आपने बतानी है वो है मिलिट्री का पॉलिटिक्स में आना। ये पॉलिटिशियंस इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने ही इनके लिए गेट ओपन किए और ये जो है पॉलिटिक्स में आ गया, और इस वजह से जो है वो मार्शल लॉ 1958 के अंदर जो फर्स्ट फ्लैग जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में इम्पोज हुआ वो 1958 के अंदर जो है वो हुआ, और उसमें ये अयूब खान जो है ये प्रॉपर जो है वो पावर्स में आ गया। अच्छा, जब ये पावर्स में आया तो इन्होंने फिर रिफॉर्म्स की जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो उन रिफॉर्म्स जो हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। इनकी जो टोटल रिफॉर्म्स हैं वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस ये करूँगा कि आप इस वीडियो को भी देखें, लेकिन साथ में जो आपकी ओ लेवल की बुक है उसको एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से अयूब खान का जो पूरा पीरियड दिया हुआ है इसको बहुत अच्छे तरीके से यानी थारोली उसको रीड करें, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये वो टॉपिक है जो ओ लेवल में जब भी पेपर बनता है उसके अंदर हिस्ट्री के पेपर में इसको किसी न किसी एंगल में एग्जामिनर ज़रूर टच करता है, चाहे वो 4 मार्क का हो, 7 मार्क का हो या 14 मार्क्स का हो। तो रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिफॉर्म हम देखने जा रहे हैं वो हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। 19 जैसे कि मैंने बोला 58 के अंदर ही मार्शल लॉ लगा, और ये जो पावर में आए और जब सेटअप बनाया तो जो पॉलिटिकल रिफॉर्म स्टार्ट की, सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने स्टार्ट की वो थी बेसिक डेमोक्रेसी। BDO उनको बोला जाता है। ये BDO जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। कहा गया जी पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी वाला जो सेटअप है वो नहीं चल सकता, क्योंकि इतना ये तो एक लेविश स्टाइल होता है, लिहाजा पाकिस्तान में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी, एक डिसिप्लिन डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। तो उसके लिए 26 अक्टूबर 1959 को BDO जो है ये एक ऑर्डर दिया गया, और 80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे दे वर सिलेक्टेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सिस्टम एक बहुत अच्छा था, यानी यूनियन काउंसिल लेवल तक, लोकल लेवल तक लोकल बॉडीज़ जो थे जिसको हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं, लोग सिलेक्ट होते थे एंड दे कैन एक्सेस टू प्रेसिडेंट। अच्छा, इनको जब सिलेक्ट किया गया तो सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो पावर्स थी वो अच्छी खासी इनको दी गई। यानी एक तो सिलेक्शन थी ये, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल और यूनियन काउंसिल लेवल तक लोग जो है वो सिलेक्ट किए गए। तो यही फिर इन्होंने बाद में आगे जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो दिया। तो 95% रेशो जो थी वो ये थी कि जी यस हम इसको प्रेसिडेंट अयूब खान को एज ए प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं।
सो फिर ऑफिशियली 1960 के अंदर प्रेसिडेंट साहब जो है वो सिलेक्ट हो गए और उनको जो है इन्होंने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के थ्रू, जो आप कह सकते हो कि एक जिसके लिए एक प्रॉपर, जैसे अमेरिका के अंदर एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रल कॉलेज, वो यही 80,000 का इलेक्ट्रल कॉलेज बना और इन्होंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया। सिर्फ प्रेसिडेंट को ही नहीं, साथ ही साथ जो है मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशनल लेजिस्लेटर जो थे उनको इसके थ्रू जो है वो सिलेक्ट किया गया। सो ये फर्स्ट स्टेप था अयूब खान का, पॉलिटिकली जो है वो फर्स्ट स्टेप था। दूसरा जो स्टेप इन्होंने उठाया वो था कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 को पाकिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिया गया। याद रखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो था वो 1956 के अंदर था, जिसको एब्रोगेट किया गया और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया गया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1 मार्च 1962 के अंदर इसकी जो डेवलपमेंट हुई, तो उसमें ये था कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब को दी गई। उसमें ये पावर्स इस तरह से थी कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं कैबिनेट को। उसके अलावा जो है वो जुडिशरी के हेड को भी ये अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे। जो लेजिस्लेटर होंगे जहाँ से भी हैं, चाहे वो नेशनल के हैं, जिस लेवल के भी हैं, वो जब तक के प्रेसिडेंट साहब अप्रूवल नहीं देंगे वो किसी भी लॉ को जो है वो पास नहीं करेंगे। तो विदाउट डिबेट इसको जो है वो पास कर लिया गया। और इसके ऊपर इसकी जो कॉमन फीचर्स थी उसमें यह था कि उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज चूज़ किया गया और बोथ साइड्स पे, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पे जो है असम्बली के सेशंस कंडक्ट करवाए गए। इस्लामाबाद भी कंडक्ट करवाता रहा और ढाका के अंदर भी जो है इसकी कंडक्शन हुई। और साथ ही साथ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए एक बात ये भी कही गई कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से होगा तो इट इज़ कंपलसरी कि स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली जो होगा वो ईस्ट पाकिस्तान से होगा। सो ये एक चीज़ जो है इनके दौर में हुई। और तीसरी और थर्ड जो बात अब इम्पॉर्टेंट आप समझ लें वो ये थे कि इलेक्शंस करवाए गए। 1965 के इलेक्शंस हुए और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई लोगों को ये शो करवाने के लिए कि पॉलिटिकल सेटअप है और डेमोक्रेसी है। सो एक नई पार्टी जो है वो बनाई गई और उस पार्टी के अंदर जिसका नाम था कन्वेंशनल मुस्लिम लीग, और उसके थ्रू जो है इनके ऑपोजिशन जो थी उन्होंने भी एक अलायंस बनाया और उन्होंने अपना कॉमन एक बंदा जो है वो सिलेक्ट किया। यानी उनकी जो सबका कंसेंसस था वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ऊपर था। सो फ़ातिमा जिन्ना इनकी अपोजिशन में लाई गई, इनको वो एज अ प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से उनको लाया गया। इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शन का रिज़ल्ट ये हुआ कि 64% वोट जो है वो अयूब खान को मिला एंड 36% वोट जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को मिले। और ये इलेक्शंस जो थे ये टोटली रिग्ड इलेक्शंस थे। इनके ऊपर हम बाद में जब 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो ये बातें जो थी ये पॉलिटिकली की गई। और अगर हम इसको सक्सेस और फेलियर का पर्सपेक्टिव देख लें जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, तो उसमें आपने ये देखना है लैंग्वेज एक सक्सेस थी, उर्दू और बंगाली को सिलेक्ट किया गया। सेशन दोनों साइड के स्टार्ट करवा दिए गए। रिप्रेजेंटेशन हो गई जनाब दोनों साइड्स की। तो ये सक्सेसेस थी। अगर हम फेलियर की बात करें तो उसमें आपने बताना है कि इसमें एक गैप क्रिएट होना शुरू हो गया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दरमियान। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये लगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये प्रॉपरली एक कंट्रोल किया जा रहा है, हम सबको थ्रू मिलिट्री और सिविल ऑफिशल्स के थ्रू जो है हम प्रॉपर कंट्रोल हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है डेमोक्रेसी के ऊपर भी कहा गया कि ये जो सारी पावर्स हैं तो ये तो प्रेसिडेंट के पास हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो एक रूलर कम है और डिक्टेटर ज़्यादा है। और इलेक्शंस के अंदर भी जो रिग्ड इलेक्शंस हुए इसकी वजह से जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। ये जो बीडी सिस्टम था इसके थ्रू कि ये सारे जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, चूँकि ये प्रेसिडेंट ने खुद सेलेक्ट किए हुए, लिहाजा वो जो वोट है वो सारे का सारा वोट इनको पड़ा है, प्रेसिडेंट को पड़ा है। लिहाजा इसलिए जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है उनको डिफीट हुई है। सो ये पहली रिफॉर्म है। अब इसी तरह से आपने क्राइटेरिया यही रखना है कि हर रिफॉर्म को पहले गो थ्रू करना है और उस रिफॉर्म की सक्सेसेस और फेलियर के पर्सपेक्टिव है आपने एक पैराग्राफ जो है वो माइंड में रखना है। तो अब हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो जो एडवाइज़र्स थे भुट्टो साहब, सॉरी इसके अयूब साहब के जो एडवाइज़र्स थे, उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है वो लाना चाहते हैं। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाई गई। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में आपने लिखना है वो थी फॉर्म साइज़, यानी लैंड कंसोलिडेशन। लैंड को कंसोलिडेट किया गया, फॉर्म साइज़ सेलेक्ट किए गए। मैक्सिमम जो या लार्जर साइज़ जो लैंड का था वो सिलेक्ट किया गया कि अगर इरीगेटेड एरिया है आपका तो 500 एकड़ आप रख सकते हैं, और अगर अनइरीगेटेड एरिया है तो वहाँ पे फिर आपका 1000 एकड़ जो है वो आप मैक्सिमम रख सकते हैं। मिनिमम साइज़ जो स्मॉलर साइज़ था वो 12.5 एकड़ जो है, तो ये उसका जो है साइज़ सेलेक्ट किया गया। इसके अलावा जो है डैम्स, 3 डैम्स बनाए गए क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो चुका था 1960 के अकॉर्डिंग। तो उसमें अब पाकिस्तान में 3 न्यू डैम्स जो हैं, वर्सक डैम, मंगला डैम और तरबिला डैम जो ये बनाए गए। और पाकिस्तान का ये जो एग्रीकल्चर है उसको इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से अब किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहा। और उसके अलावा फार्मर्स को लोन दिए गए कि वो नए वेल जो हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं।
ताकि आप इस मामले में गवर्नमेंट का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट वो बढ़ाएँ। तो अगर हम इनमें अब पॉइंट वाइज देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सक्सेसेस और फेलियर देखनी है आपने, तो पॉइंट नंबर 1 आपने लैंड रिफॉर्म्स को देनी है, डिटेल मैंने आपको जैसे बताई उसी तरह से लिखनी है। दूसरा पॉइंट आपने इरिगेशन को देना है। तीसरा पॉइंट आपने देना है इरिगेशन के साथ साथ मैकेनाइजेशन को। मैकेनाइजेशन इस तरह से कि एक जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, मुल्क के अंदर जो है न्यू मशीनरी, जो मॉडर्न मशीनरीज थी उस टाइम की, उनको यूज़ किया गया, ट्रैक्टर्स को, और उस टाइम जितनी भी मॉडर्न मशीनरीज थी उनका यूज़ करके यील्ड जो है उनको बढ़ाया गया, और नए लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैकेनाइजेशन का यूज़ करें और आउटपुट बढ़ाएं। कुछ इसके फेलियर्स भी थे, ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही। एक तो ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड थी वो अनफेयर थी, फेक टेनेंट्स शो करवाए गए, ताकि उनकी जो ज़मीनें हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक टेनेंट्स अपने रिलेटिव्स और इस तरह करके जो है वो उनके नाम ज़मीनें करा के ज़मीनें बचा ली। और साथ ही साथ जो हम मैकेनाइजेशन की बात कर रहे थे, इसके भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने तो इससे फ़ायदा उठाया, लेकिन जो आम जो पुअर फार्मर्स थे वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। तो ये भी एक एग्रीकल्चर के अंदर जो है एक फेलियर था, या एक आप समझिए वीक पॉइंट था। अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड जो है वो है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, उनकी तरफ आते हैं। उसमें भी आपने पहले उसको गो थ्रू करना है, एंड देन आपके पास उसके जो पॉइंट्स हैं, सक्सेसेस और फेलियर जो हैं, उनको आपने बनाना है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले तो ये थे कि लोन्स प्रोवाइड किए गए वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेल्प से, यूएस से उसमें शामिल है, जर्मनी है, यूके है, इन्होंने जो है लोन दी और नए इंडस्ट्रियल सेटअप जो है ये पाकिस्तान में लगाए गए। ख़ासतौर पे ऑयल रिफाइनरी, कराची में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई। अब पाकिस्तान जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता था और फिर उसको खुद ही रिफ़ाइन करके अपने मुल्क में दे सकता था। तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो समझ लें आपको जो है ऑयल चीप रेट पे मिलना शुरू हो गया। देन मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1962 में ये बनाया गया सेटअप। फिर 1964 के अंदर RCD रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, 3 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान था, टर्की एंड ईरान। ये एक हाईवे भी बनाई गई और इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ कि बायलैटरल ट्रेड की जाएगी और 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है इसको फोकस किया जाएगा और आपस में जो है वो ट्रेड को प्रमोट करेंगे। और एक और बहुत अच्छी चीज़ जो बनाई गई वो थी एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। इसमें इंसेंटिव्स दिए गए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे। यानी उसमें ये टैक्स एग्जेम्पशंस थी, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा या इस तरह करके ऐसे काम, ताकि लोग मोटिवेट हों और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें। तो अब ओवरऑल फैक्ट्स भी आपने बताने हैं। फैक्ट्स ये थे कि GDP जो था पाकिस्तान का, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। टोटल ग्रोथ जो था पाकिस्तान का उस वक्त 7% था, दैट वाज 3 टाइम लार्जेस्ट दैन इंडिया, और एशिया के अंदर आप कह सकते हैं कि वो हाईएस्ट था सबसे ज़्यादा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट की, जिस वजह से ही इसको कहा जाता है डेकेड ऑफ प्रोग्रेस भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ फेलियर्स भी थे। तो उसमें ये था कि एक तो सारा सबसे बड़ा इशू जो था वो था कि ये सारा जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म्स थी या जो टोटल इंडस्ट्रीज़ थी ये कंट्रोल थी बाय 22 फैमिलीज़। और वो जो 22 फैमिलीज़ थी वो क्या कर रही थी, उनमें से 66% इंडस्ट्रियल एसेट्स जो थे वो इन लोगों के पास थे। इसी तरह पाकिस्तान की बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें 80% एसेट्स जो थे वो इन 22 फैमिलीज़ के पास थे। और उसमें सबसे जुल्म ये था कि ऑल 22 फैमिलीज़ जो थी दे वर बिलोंग टू वेस्ट पाकिस्तान। इवन सिंगल फैमिली जो थी वो भी ईस्ट पाकिस्तान में नहीं थी। तो वहाँ के लोग जो थे फिर उनके दरमियान एक आप समझ लें कि एक गैप आना शुरू हो गया। तो लोगों को लगा कि ये सारे का सारा कंट्रोल जो है वेस्ट पाकिस्तान से किया जा रहा है, इकोनॉमिकली हम जो है वो डिप्राइव्ड है। और एक और पॉइंट जो फेलियर में आपने लिखना है वो ये है कि डिपेंडेंसी बढ़ गई आपकी फॉरेन एड के ऊपर। आप अपने रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप फॉरेन एड के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए। इसी तरह अब आप नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं और वो है सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं। तो अगर उसकी बात की जाए, बहुत ही एक अच्छी चीज़ थी। एक तो नया करिकुलम डिज़ाइन किया गया, एडवाइज़र ने मशवरा दिया कि नई टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा और बड़े लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जो है ये सेटअप शुरू कर दिया गया। नए स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं ये बिल्ड किए गए। सबसे बड़ा इशू जो उस टाइम भी था वो रेफ्यूजीज़ का था। तो जनरल आज़म खान जो हैं उनको रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बनाया गया, जिसकी वजह से 75,000 रेफ्यूजीज़ जो थे इनकी सेटलमेंट जो है वो प्रॉपर की गई। फैक्ट्रीज़ के ओनर्स के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया गया, जिसके अंदर ये था कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको अकोमोडेशन दी जाएगी और रीज़नेबल रेंट के ऊपर उनको अकोमोडेट किया गया।
और पॉपुलेशन को जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए अमेरिका के हेल्प के थ्रू, इस तरह के प्रोग्राम, और फैमिली ऑर्डिनेंस जो है ये सेटअप लाया गया। तो इसकी वजह से अब मैरिजेज़ और डाइवोर्सेज इस तरह का जो सेटअप था वो सारा रजिस्टर्ड होना शुरू हो गया, और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जी। नए नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल जो हैं वो बनाए गए ताकि मुल्क के अंदर जो है पैरामेडिक्स की कमी ना हो, और ये चीज़ें, ये जो डेफिशिएंसी है ये भी पूरी की जाए। लेकिन इसमें साथ में कुछ आपने क्रिटिसाइज़ भी करना है, ख़ास तौर पे ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे, उलमा ने तो खुश नहीं होना था, तो उनको तो ये था कि जी ये जो अमेरिका जो है ये एक यहूदी साजिश है, अमेरिकन लॉबी है, और वो हमारे बच्चे जो हैं वो कंट्रोल करने के प्रोग्राम में है, क्योंकि हमने तो एक बहुत बड़ी जंग जीतनी है, लड़नी है, और उसमें पूरी दुनिया के काफरों को ख़त्म कर देना है, तो ये एक लॉबी है और उसमें हमारे बच्चे जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये प्लानिंग हो रही है। इसी तरह से जो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ फैमिली ऑर्डिनेंस जो दिया गया उसमें भी उलमा जो थे देवर अनप्लीज, क्योंकि अब उसमें ये कहा गया कि जब आप अगर कोई सेकंड मैरिज करेगा तो वो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेगा, लेकिन उलमा इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं थे कि अब मैं बुढ़ी से मशवरा करूँगा, मतलब उससे मैं कंसल्ट करके सेकंड शादी करूँगा। तो अब शादियाँ भी असल में रजिस्टर्ड होना शुरू हो गई ना। असल अंदर पेट का जो मरोड़ था वो तो ये था कि आपको शादी रजिस्टर्ड करनी पड़ती थी, तो वो जो अनरजिस्टर्ड शादियाँ थी वो आप फड़ी जानी थी। खैर ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपने इसमें बताना है, इसमें एज अ फेलियर ये बातें आपने डिस्कस करनी है। इसके बाद आप देखेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी, भुट्टो की अयूब खान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी, इसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसको 1960 इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। तो हमारे इंडस, झेलम, चनाब के रिवर जो हैं ये पाकिस्तान को मिले, इनका कंट्रोल मिला, फिर डैम्स वगैरह इसके थ्रू, और अच्छी खासी एड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू हमें मिलना शुरू हो गई। फिर अयूब साहब जो हैं इन्होंने USSR का विज़िट किया, तो ये भी एक मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक अच्छी बात थी। फिर जब पाकिस्तान की वॉर इंडिया के साथ हुई तो उसी रशिया की हेल्प से 1966 के अंदर जो है ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, और जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो है वो उसको एंड किया गया। तो USA के साथ रिलेशन जो है वो भी रीस्टोर हुए, इन्होंने भी विज़िट किया और उधर से भी विज़िट होना शुरू हो गया, तो इससे रीस्टोर रिलेशन हुए अमेरिका और पाकिस्तान के। लिहाजा ये इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी थी, काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो ये टोटल क्वेश्चन है, ये सारी की सारी आपको जो मैंने बताई हैं ये इनकी रिफॉर्म्स हैं। इनमें एग्जामिनर एक रिफॉर्म भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, या आपके पास वो डिफरेंट चॉइस दे सकता है। सम टाइम वो क्या करता है, डोमेस्टिक रिफॉर्म जो है उनका वर्ड दे देता है, या डेकेड ऑफ प्रोग्रेस का वर्ड वो दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने लानी है उसमें, और बताना है कि किस तरह से अयूब का दौर जो था वो एक प्रोग्रेसिव पीरियड था। और उसके लिए आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप बेटा अच्छे से 3-4 पैराग्राफ बनाएं, जिसके अंदर आपने 2 वेज़ में जाना होता है। जब भी कभी और सक्सेसफुल का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम 2 वेज़ में जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें। प्लानिंग किया करें इस तरह के क्वेश्चन की। प्लानिंग ये होती है कि आप पहले बताएं कि सक्सेस पॉइंट कौन से हैं, फिर आप बताया करें कि उसके फेलियर्स कौन से हैं। तो इस तरह से करके फिर उसमें इवेल्यूएशन दिया करो और बताया करो कि आपका पॉजिटिव पॉइंट जो थे वो थे या नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आप जा रहे हो। अच्छा, इसके साथ अब हम बात करेंगे इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है स्पेशली उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये अनपॉपुलर क्यों हुआ। इसके अनपॉपुलर होने की जो सबसे बड़ी वजह थी, अगर हम वो बात करें तो वो वॉर थी 1965 की वॉर। इंडिया के साथ जो है वो पंगा लिया गया। तो दोनों वॉर तो हुई, लेकिन दोनों ने अपने आप को जो है ये प्रॉपर विक्ट्री कोई नहीं मिल सकी। दोनों साइड पे क्लेम किया जाता है कि हम विक्टोरियस हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों साइड जो है उनको विक्ट्री नहीं मिली। अयूब खान ने ये अनाउंस करवा दिया कि पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है, हम इनको फील्ड मार्शल भी इस वजह से कहते हैं। खैर वो ताशकंद डिक्लेरेशन की वजह से फिर बाद में ये वॉर जो है वो एंड भी हो गई। बहरहाल एक तो अनपॉपुलर होने की ये वजह थी क्योंकि उस पर काफ़ी रिसोर्सेज जो हैं वो लगे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो है इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे। दूसरी बड़ी रीज़न अनपॉपुलर होने की वो था पॉलिटिकल रीज़न। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि उस टाइम पे इनके दौर में फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, ये ताशकंद डिक्लेरेशन की वजह से उन्होंने इनकी पॉलिसीज़ को अपोज़ किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान फील्ड के अंदर ये वॉर जीत गया था, लेकिन टेबल टॉक में हम ये वॉर हार गए। बहुत सारा एरिया जो है ये हमको वापस देना पड़ गया इंडिया को, और पाकिस्तान जो कश्मीर का जो स्टांस था उसमें भी पीछे हट गया। तो लिहाजा उन्होंने फिर क्या किया, रिज़ाइन कर दिया और एक नई पॉलिटिकल पार्टी सेटअप की जिसका नाम रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म हुई, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उनकी वजह से भी अयूब जो है वो अनपॉपुलर हुए क्योंकि भुट्टो बहुत ज़्यादा फेमस थे। अच्छा, तीसरी और आखिरी रीज़न जो आपने इसमें बतानी है वो था पॉलिटिकल अनरेस्ट। मुल्क के अंदर एक तो राइट स्टार्ट हो गए। मैनी पीपल जो थे वो ख़ास तौर पे इनके अपने जो BD थे यानी बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो भी इनकी पॉलिसी से जो है वो खुश नहीं थे, उन्होंने भी रिज़ाइन करना शुरू कर दिया।
स्टूडेंट जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ऑल ओवर द वेस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट प्रोटेस्ट इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ शुरू हो गया। पेशावर के अंदर इनके ऊपर एक फेल्ड असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, लेकिन वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, इनके लिए काफ़ी था। इसी तरह से जो है ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो है उन्होंने भी प्रॉपर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और इन्होंने पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो है अरेस्ट शुरू कर दिए, लोगों को इम्प्रिजन किया गया, ख़ास तौर पे भुट्टो को पकड़ा गया। तो ये चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा इनके लिए नुकसानदेह साबित हुई और वो अनपॉपुलर हो गया कंट्री के अंदर। इमरजेंसी भी लगानी पड़ गई और एक अलायंस इनके ख़िलाफ़ जो है वो शुरू हो गया। अपोजिशन पार्टीज़ थी जिनको DAC भी कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म। ये 4 मार्क्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सेपरेट भी तैयार कीजिएगा। DAC यानी डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी ये बनाई गई। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि मुल्क के अंदर प्रॉपर इलेक्शंस हों, ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनमी मिले। 1969 में DAC को प्रेशराइज़ करने की वजह से ही वाज फोर्स्ड टू विदड्रॉ इमरजेंसी। मुल्क के अंदर इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ कर दिया गया और इनके साथ निगोसिएशन करने की कोशिश की गई, लेकिन सोने बड़ी देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा देर होने की वजह से, यानी ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके थे, तो जिसकी वजह से जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और प्रोटेस्ट हर तरफ होना शुरू हो गए और उससे काफ़ी लोग जो है उनका जो है मतलब एक अनसर्टेनिटी आई, लिहाजा ये फिर फेल हो गए और फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 1969 25 मार्च 1969 को भाईजान ने रिज़ाइन किया और ये सारा सेटअप जो है फिर भी आप चेक करें कि ज़रा इलेक्शन नहीं करवाए, फिर भी एक नया जो आर्मी चीफ़ है उसके हैंड ओवर ये सारी कुछ की गई, याह्या खान के हैंड ओवर किया गया और वहाँ से फिर नया सेटअप जो है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ। तो खैर ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी आपने करना है और ये भी बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है कि इस्लामाबाद को कैपिटल क्यों चूज़ किया गया। तो इस्लामाबाद को कैपिटल चूज़ करने की 3 मेन रीज़न है, स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं। रीज़न नंबर 1 जो है वो सिक्योरिटी रीज़न है। कराची जो कि पहले पाकिस्तान का कैपिटल था वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था, अरेबियन सी की वजह से ये था कि वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी मतलब आप नहीं कर सकते थे, वहाँ से आपके ऊपर इन्वेजन के चांसेस थे। उसके मुकाबले में इस्लामाबाद को चूज़ किया गया क्योंकि इस्लामाबाद का ये था कि एक तो ये सिक्योरिटी वाइज यानी GHQ जनरल हेडक्वार्टर आर्मी के बिल्कुल करीब है, तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा सिक्योर है। तो पहली रीज़न आपने ये सिक्योरिटी की रीज़न देनी है। रीज़न नंबर 2 वहाँ की सीनिक ब्यूटी। इस्लामाबाद नो डाउट एक खूबसूरत एक बहुत एक अट्रैक्टिव कैपिटल है और आपके नॉलेज में ये बेटा बात बता दूं कि सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है आफ्टर लंदन। इस्लामाबाद जो है ये आपका सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल भी है। तो सीनिक ब्यूटी की वजह से भी इसको जो है वो किया गया, बड़ा एक प्लान सिटी जो है वो बनाया गया। थर्ड और लास्ट रीज़न जो इस्लामाबाद चूज़ करने की है कैपिटल, वो रीज़न आपने बतानी है कि सेंट्राइज था, यानी ये सेंटर में, पाकिस्तान के सेंटर में था इस्लामाबाद, जबकि कराची जो है ये बहुत दूर पड़ जाता था, साउथ में था और उसे पूरे पाकिस्तान को जी एक्सेस थी वो मुश्किल थी। जबकि इस्लामाबाद सेंटर में होने की वजह से पंजाब NWFP जो उस टाइम का था, आज अब उसको KP कहते हैं, इसी तरह बलूचिस्तान है, सिंध है, तो इनका एक्सेस जो था ये पंजाब में ईज़िली था और डेलीगेट्स अगर आते थे तो उनको जो ऑल ओवर पाकिस्तान अगर विज़िट करवाना होता था या ट्रैवल करना होता था तो वो भी ज़्यादा आसान था। या और अगर अल्लाह ना करे कोई नेचुरल क्लैमिटी या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई इमरजेंसी आ जाती थी तो आपको अगर रिलीफ देना होता था तो वो रिलीफ देना भी इस्लामाबाद से रिलीफ प्रोवाइड करना आसान था एज़ कम्पेयर टू कराची। सो ये मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से इस्लामाबाद को जो है वो कैपिटल बनाया गया। अब हम आते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। 2 मैंने आपको बताए हैं, ज़रूर करने हैं। फ़ातिमा जिन्ना कौन थी और याह्या खान। अगर हम फ़ातिमा जिन्ना की बात करें तो फ़ातिमा जिन्ना 4 मार्क्स के लिए आ जाती होती हैं। एक तो आपने बताना है कि ये बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थी और उसके अलावा जो है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी सिस्टर हैं। पाकिस्तान मूवमेंट में बड़ा एक्टिव रोल परफॉर्म किया। 1940 के बाद ख़ास तौर पर इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग की जो वुमेन विंग है वो बनाई और बहुत सारी मुसलमान औरतों जो हैं उनको शामिल करके उनको मुस्लिम लीग का पार्ट बनाया, जिसकी वजह से फिर बाद में इन्होंने जब इलेक्शन 1945-46 के इलेक्शन हुए तो उसमें वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने फुली सपोर्ट किया, सिस्टम के साथ नहीं। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और जो अपोजिशन थे अयूब खान के दौर में उनका जो यही उन्होंने इनको ही चूज़ किया था, लेकिन रिग्ड इलेक्शन हुए और उस रिगिंग की वजह से इनको जो है हरवा दिया गया। और इनकी इस इलेक्शन 1965 के इलेक्शन के 2 ईयर्स के बाद 1967 के अंदर इनकी जो है वो डेथ हो गई। इनकी डेथ के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो है वो याह्या खान है।
4 मार्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समटाइम 7 का भी आ जाता होता है, लेकिन पॉइंट्स यही हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम इनकी बात करें याह्या खान के, तो इसमें आपने 3 पॉइंट्स इनके मेन रखने हैं। एक तो ये था कि 1967 में इनके हैंड ओवर सारा सिस्टम किया गया, आते साथ इन्होंने बीडी सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया कि बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो अपना प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सके। इलेक्शंस का इन्होंने कहा कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे और 1 मैन 1 वोट की बेस पे जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम थी और इन्होंने 1 यूनिट स्कीम को भी ख़त्म कर दिया कि ये भी सक्सेसफुल नहीं थी। इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में को फेस करनी पड़ी हैं। लिहाजा 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में लेकर आने वाले जो है वो यही हैं। और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसी हद तक कुछ उसको एब्रोगेशन भी है, लेकिन किसी हद तक उसको अनलमेंट भी किया गया और अलाउ किया गया है जी पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट करें। 300 मेंबर्स जो हैं वो अब सिलेक्ट होने थे और 1970 के अंदर पहले अनाउंसमेंट की गई कि 1970 के अंदर इलेक्शंस होंगे, लेकिन एक स्वेयर फ्लड जो है वो आ गया जिसकी वजह से पोस्टपोनमेंट हुई इलेक्शन और 1970 में अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हुए। बाद में फिर 7 दिसंबर 1970 जो है उसमें ये इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो क्या था, ये सारी चीज़ ये यूनिट नंबर 13 आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो उसका पार्ट बनता है। लेकिन यहाँ आप सिंपल इतना बता दीजिएगा कि इन्होंने वो इलेक्शन करवाए, फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे पाकिस्तान के, जिसके अंदर जो है अवामी लीग जीत गई, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हार गई और इन इलेक्शन की वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ और पाकिस्तान 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। तो ये सारा क्रेडिट भी याह्या खान को ही जाता है। सो ये यूनिट आपका बेटा कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट को कभी इग्नोर नहीं करना, आप लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। इस यूनिट की अच्छी सी बुक से रीडिंग भी करनी है। 3 पार्ट्स में आपके लिए रिकमेंड यही करूँगा कि मेरी तीनों वीडियो ज़रूर देखें और जो नए यूज़र हैं इस पर उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन जो है उसको भी प्रेस करें। सो 3 वीडियोस, पहली वीडियो के अंदर मैंने 4 मार्क्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। दैन उसके बाद जो सेकंड वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान की, लियाकत अली खान, सिकंदर मिर्ज़ा और ग़ुलाम मोहम्मद के पीरियड में जो थी उनमें वो क्या थी और उनमें ज़्यादा सक्सेसफुल शख्स कौन सा रहा। और थर्ड वीडियो जो है वो ये आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर अयूब खान को हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ हमने याह्या खान को डिस्कस किया है, उनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है और उनके जो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस है उसको हमने डिस्कस किया है। तो इवैल्यूएशन भी इसमें साथ में आपको समझा दिए, 4 और 7 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आप बेस्ट ऑफ लक वो बच्चे जिन्होंने अक्टूबर सीरीज़ में देना है, उनके लिए मैं अगेन ये रिक्वेस्ट है कि इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।